नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को योजना 2024 चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को जेल में भेजना है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लगाया ऐसा आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, सत्ता पक्ष को हक पर विपक्ष क्यों नहीं ले सकता, इसकी जानकारी। चुनावी बॉन्ड पर बड़ी खबर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि उद्धव शिवसेना ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी, मराठा आरक्षण पर संसद में विशेष सत्र की उठा दी मांग। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता 2024 में बदलाव के लिए है तैयार। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि हर तकलीफ की जड़ है निजीकरण। राहुल गांधी ने कोयला खदान के मजदूरों से मुलाकात का वीडियो किया जारी। दोस्तों, इसी प्रकार की सारी बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की योजना 2024 चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को जेल भेजना है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम बनर्जी ने कहा कि भाजपा की योजना अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने की है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को उत्पादक शुल्क नीति में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि कई अन्य नेताओं को भी नोटिस भेजे गए हैं। सीएम ने दावा किया है कि विपक्ष के कई सांसदों के फोन हैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग की, जिसकी मांग पहले से जारी है। उन्होंने इसकी समय सीमा 1 नवंबर से बढ़ाकर 16 नवंबर तक कर दिया है। मनरेगा फंड को लेकर उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने वादा किया था कि वो इस मामले को केंद्र के सामने उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर 16 नवंबर तक मनरेगा का बकाया नहीं चुकाया गया तो हम अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, सत्ता पक्ष को हक पर विपक्ष क्यों नहीं ले सकता, जानकारी। जी हां दोस्तों, चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दल विपक्षियों के चंदे की जानकारी ले सकता है, लेकिन विपक्षी दल ये जानकारी नहीं ले सकते। केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि इस योजना में प्रोटेक्शन मनी या बदले में लेन देन नहीं शामिल होगा। क्या ये कहना गलत होगा कि इस योजना से किकबैक को बढ़ावा मिलेगा या इसे वैध ठहराया जाएगा? सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल को अधिक दान मिलता है, ये व्यवस्था का हिस्सा है और यही चलन भी है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र से सवाल पूछा। सीजेआई ने कहा कि ये योजना चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता रखती है। इनमें कोई शक नहीं है कि इस योजना के पीछे सोच सराहनीय है। यह पूरी तरह से गुमनाम या गोपनीय नहीं है, ये एसबीआई के लिए गोपनीय नहीं है। सीजेआई ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए ये गोपनीय नहीं है, इसीलिए कोई बड़ा दानदाता कभी भी चुनावी बॉन्ड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि चेक से देने पर खुलासा हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया, इससे अन्य पार्टी नाराज हो सकती है। ऐसे में कंपनियां चंदादाता नकद ही दे देते हैं और सब खुश रहते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए नकद चंदा दे दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछ दिया है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और मराठा आरक्षण पर संसद में विशेष सत्र की मांग उठा दी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी मराठा आंदोलन के बीच शिवसेना सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। और इसी के साथ उन्होंने राज्यसभा में मराठा और धनगर समुदाय को आरक्षण देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का भी अनुरोध किया है। राष्ट्रपति मुर्मू को 31 अक्टूबर को भेजी गई चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नवंबर 5 या 6 को राष्ट्रपति से मिलना चाहती है। मंगलवार को शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी संसद में मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए संसद में एक विशेष सत्र बुलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे का हल निकालना होगा। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सभी केंद्रीय मंत्रियों से कैबिनेट बैठक में मराठा आरक्षण मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि मांग पूरी न होने पर केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं धनगर एसटी श्रेणी के तहत आरक्षण मांगी जा रही है। वहीं दोस्तों, आपको
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर राज्य के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता 2024 में बदलाव के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि जनता इस सरकार से उब चुकी है तथा अगले साल बदलाव के लिए तैयार है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2024 में सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन की सरकार महंगाई बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों को तुरंत बदलेगी और आम लोगों को राहत देगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, खुशियां लेकर आने वाले त्यौहार भी मोदी सरकार में लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हर जरूरी चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि प्याज के दाम 90% से ज़्यादा बढ़कर शतक के करीब पहुंच गए हैं और हर दाल की कीमत साल भर में 40% बढ़कर 152 रुपये पहुँच गई है। लेकिन अब यह आखिरी दिवाली है जब लोगों को इस तरह से महंगाई से परेशान होना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रमेश ने दावा किया कि जनता इस सरकार से उब चुकी है और 2024 में बदलाव के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन की सरकार महंगाई बढ़ाने और प्रधानमंत्री के मित्र को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों को तुरंत बदलेगी और आम लोगों को राहत देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर तकलीफ की जड़ निजीकरण, राहुल गांधी ने कोयला खदान के मजदूरों से मुलाकात का वीडियो किया जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को तेलंगाना में सिंगरेनी के एक कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात का एक वीडियो जारी किया और कहा कि मजदूरों की तकलीफ की जड़ खदानों का निजीकरण है। गांधी ने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी टैक्स लगा रखा है। राहुल गांधी ने खदान मजदूरों से मुलाकात का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया और हर तकलीफ की जड़ें खदानों का निजीकरण उन्होंने कहा। और कुछ दिनों पहले सिंगरेनी के कोयला खदानों के मजदूरों और कर्मचारियों से मिलने और बात करने का मौका मिला। उनकी परेशानियां सुनी और सुनकर पता चला कि हर तकलीफ की जड़ खदानों का निजीकरण है। कांग्रेस नेता का कहना है कि यह निजीकरण श्रम कानूनों के साथ खिलवाड़ है और श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी में धकेला जा रहा है। इसका फायदा कुछ पूंजीपतियों को मिलेगा और नतीजा वही होगा जो मैं काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ, अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और भी गरीब होता जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं? वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। आपको बता दें कि मजदूरों का शोषण बड़ी साजिश का हिस्सा। राहुल गांधी ने इस वीडियो का एक अंश एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट किया कि सिंगरेनी कोयला खदान के मजदूरों से मिलकर पता चला कि उनका शोषण बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारतीय खदानों का निजीकरण, विदेश से महंगा कोयला लाना, फिर बिजली का बिल बढ़ाकर जनता की जेब काटना, प्रधानमंत्री ने देश को दीमक की तरह खोखला करने वाला एक गुप्त टैक्स अडानी टैक्स लगा रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 31 दिसंबर को होगी शिंदे सरकार की विदाई, किस आधार पर उद्धव ठाकरे ने कर दिया इतना बड़ा दावा? जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को आदेश दिया है कि वो शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर 31 दिसंबर तक फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 31 दिसंबर को शिंदे सरकार की विदाई हो जाएगी। 31 दिसंबर को साल 2023 खत्म होने के साथ ही महाराष्ट्र की अयोग्य शिंदे सरकार का आखिरी दिन होगा। वहीं दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 39 समर्थकों ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। इसके बाद ठाकरे गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया कि वो 31 दिसंबर या उससे पहले दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने विधायकों के साथ ही विधान परिषद के सदस्य सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़कर सुनाने को भी कहा और उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को महाराष्ट्र की अयोग्य सरकार को अलविदा कह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने साफ कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची की पवित्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार, इन वादों के सहारे दिग्गज कराएंगे पार्टी का बेड़ा पार। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से आ रही है। कांग्रेस ने पहले स्टेप में प्रत्याशी चयन किया और उनके नाम की घोषणा की। वहीं दूसरे चरण में कांग्रेस ने टिकट वितरण के बाद उपजे विवाद और विरोध को शांत करने का प्रयास किया। इन सब से फारिग होकर अब कांग्रेस थर्ड स्टेप में आ गई है।
थर्ड स्टेप में कांग्रेस सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करने जा रही है। इन प्रचार प्रसार में कमलनाथ की ओर से दी गई 11 गारंटियों को बड़े नेताओं की मौजूदगी में विभिन्न माध्यमों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के पत्र को भी आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये काम बाकायदा पार्टी के दिग्गज नेता सड़क पर उतरकर खुद करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत 3 नवंबर से होगी और ये करीब 10 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कांग्रेस की सरकार बनने पर दी जाने वाली 11 गारंटियों को प्रदेश भर में जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें प्रदेश की आधी आबादी को साधने की दिशा में कांग्रेस की ओर से सरकार बनने के बाद शुरू करने वाली नारी सम्मान योजना का खास तौर पर जिक्र होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब तमिलनाडु की सरकारें। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों के देरी करने पर पंजाब और तमिलनाडु की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के क्रमशः भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार और MK स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें पंजाब सरकार की याचिका का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा में पारित कुल 27 में से 22 विधेयकों को मंजूरी दी है और पंजाब सरकार विधानसभा के एक विशेष सत्र में 3 वित्त विधेयक पेश करने वाली थी। दोस्तों इन विधेयकों को राज्यपाल की हरी झंडी के लिए भेजा गया, लेकिन ये मामला उनके पास ही अटका है और इसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान का विशेष सत्र को स्थगित करना पड़ा और उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने याचिका में कहा कि विधानसभा में पारित 12 विधेयक राज्यपाल RN रवि के कार्यालय में लंबित हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल रोजमर्रा की फाइलों, नियुक्तियों के आदेशों, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्ट विधायकों के मामले और CBI जांच के हस्तांतरण के संबंध में मंजूरी नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल के राज्य प्रशासन के साथ असहयोग से कामकाज ठप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा से इस्तीफा देकर पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी ने थामा कांग्रेस का दामन, कहा KCR को पद से हटाने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पूर्व सांसद जी विवेक वेंकट स्वामी ने पार्टी से इस्तीफा देकर यहां कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वेंकट स्वामी यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। दोस्तों ANI से बात करते हुए विवेक ने कहा कि BRS पार्टी लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए काम कर रही है, इसीलिए सभी को एकजुट होकर काम करने और CM KCR को पद से हटाने की जरूरत है। चुनावी टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पार्टी के फैसले के अनुसार काम करूंगा। दोस्तों कांग्रेस का दामन थामने के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रेवंत रेड्डी ने PTI को बताया कि उन्होंने विवेक का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का तहे दिल से स्वागत किया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। विवेक के पार्टी का साथ छोड़ने के 1 हफ्ते से भी कम समय पहले एक अन्य वरिष्ठ नेता कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिंपिंग टॉम सरकार खिलाफ बोलने वालों को बनाती है निशाना, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसी महुआ मोइत्रा। जी हाँ दोस्तों, घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर अपने आईफोन को कथित तौर पर हैक किए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो लोग भी बोलते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पिंपिंग टॉम सरकार करार दिया। पिंपिंग टॉम का मतलब होता है खिसियानी बिल्ली। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे आईफोन की हैकिंग की कोशिश केंद्र सरकार के विभागों की ओर से हुई है। इसकी चेतावनी मुझे एप्पल से मिली। यह मामला गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। जो लोग भी वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एप्पल की ओर से आई एक ईमेल का स्नैपशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि उनके आईफोन को हैक कर उनकी पर्सनल जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई। महुआ के आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसी तरह के दावे किए हैं, जिसके बाद केंद्र पर पेगासस की तरह विपक्षी सांसदों की जासूसी के आरोप लगे हैं। महुआ मोइत्रा ने इसके लिए केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से घूस में
रुपये और महंगे उपहार लेकर अडानी समूह के खिलाफ संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। दर्शन हीरानंदानी ने भी इन आरोपों को स्वीकार किया है और सरकारी गवाह बनने का हलफनामा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बीजेपी पर किया करारा अटैक। जी हां दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर घमासान थमता नहीं दिख रहा है। विपक्ष इस भर्ती में धांधली के आरोप लगा रही है। दूसरी ओर से बीजेपी और दूसरे दलों के हमले पर अब नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं बरती गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल को नोटिस पर अखिलेश यादव बोले, हार देख घबराई भाजपा, कितनों को थमाएगी नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हार देखकर घबरा गई है। देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग भाजपा के खिलाफ हैं, कितनों को नोटिस देगी। उन्होंने कहा कि सरकारें गलत फैसले भी लेती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैबिनेट पॉलिसी को लेकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में सोशल मीडिया एजेंसियों और AI का एक सीमा से ज़्यादा उपयोग ठीक नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए कहा कि कानपुर में एक टेक्सटाइल व्यवसायी के पुत्र के अपहरण व हत्या के मामले अपराध को समुदाय विशेष से जोड़कर फिरौती की मांग करना और ऐसा करके पुलिस का ध्यान भटकाने की साजिश बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का चलन देश समाज के लिए बेहद घातक है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंसा से जल रही देश की मिट्टी, आतंकियों को जेल में डाले सरकार, सामना में केंद्र पर वार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। सामना में सरकार के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को टारगेट करते हुए कहा कि इस देश की मिट्टी हिंसा की वजह से जल रही है। ऐसे समय में पीएम को अपना प्रचार करने के बजाय विपक्ष पर लगाम लगाने के बावजूद आतंकियों और उग्रवादियों को जेल में डालने की जरूरत है। सामने में कहा कि पीएम मोदी जहां 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में खून खराबा, हत्या और हिंसा भड़की हुई है। 24 घंटे में तीसरा आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर में अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को आतंकियों ने गोली मारकर गोलियों से भून दिया और इसके अलावा पुलवामा में आतंकियों ने एक मजदूर मुकेश कुमार की हत्या कर दी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद से हिंसा से जल रही देश की मिट्टी, आतंकियों को जेल में डाले सरकार वाला बयान दे दिया है सामना में शिवसेना ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा महंगाई बढ़ाती है, हम कम करते हैं। बस्तर में सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, हमारी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं। हम आपसे समर्थन लेने के लिए आपके बीच आए हैं। इस वक्त बहुत से लोग वोट काटने के लिए घूम रहे हैं और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। भाजपा के लोग भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के मूली में हुई जनसभा में कही और मंगलवार को मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में कई स्थानों पर सभाएं की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया तो आग बबूला हुए कपिल सिब्बल, बोले निशाने पर हैं विपक्ष के नेता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतें धन शोधन रोकथाम अधिनियम के घोर दुरुपयोग को लेकर जाग जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और नेताओं को जमानत से इनकार करना सरकार के हाथों में राजनीतिक हथियार बन गया है। केजरीवाल को PMLA के तहत समन जारी किया गया है और सूत्रों के अनुसार आबकारी नीति से संबंधित मामले में ईडी 2 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे अपने दिल्ली कार्यालय में मुख्यमंत्री के आने पर उनके बयान दर्ज करेगी। विपक्षी नेताओं की प्रमुख आवाज और वरिष्ठ वकील सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया, केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुकमा में खड़गे बोले, हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी, भाजपा वाले बताएं उन्होंने इसके लिए क्या किया। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के नेता वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और उन्होंने सुकमा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम केजरीवाल को ईडी से समन मिलने पर बोले राघव चड्ढा, इंडिया गठबंधन के लीडर्स को जेल में भेजने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय से समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स को जेल में डालने की तैयारी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में रख लें। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि बीजेपी के निशाने पर अभी कई नेता हैं। अगला नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है और उसके बाद तेजस्वी यादव को जेल में डाला जाएगा। बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ विपक्षी दलों के टॉप नेताओं को जेल में डालने की सूची तैयार कर रही है। दोस्तों, राघव चड्ढा ने आगे कहा कि अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नंबर आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विराट और रोहित से भी ज़्यादा फॉर्म में है प्याज। जेडीयू ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, प्याज सहित अन्य खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार तंज कसा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल उतना ही नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी जी की महंगाई में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जेडीयू द्वारा जारी वीडियो में क्रिकेट के जरिए तंज कसते हुए कहा गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले दिनों शतक बनाने से चूक गए, लेकिन मोदी जी के राज में प्याज सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गया है। कीमतों के मामले में प्याज लगातार धुआंधार पारी खेल रहा है। वहीं दोस्तों, वीडियो में महंगाई को राष्ट्रीय विपत्ति बताते हुए कहा गया है कि लगातार जनता की आंखों से आंसू निकाल रहा है। महंगाई अब राष्ट्रीय विपत्ति बन चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा केवल पुलिस, पैसे और प्रशासन के सहारे, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर पुलिस, पैसे और प्रशासन के दम पर सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। श्री कमलनाथ ने नरसिंहपुर के करेली में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में कहा कि स्कूली बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप देने का काम कांग्रेस की सरकार करने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब वोट देने जाएं तो कांग्रेस के वचन पत्र को पढ़कर जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य, पंचायत व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब चौपट है और रोजगार भी नहीं है। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।